तो हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की क्लास यानी आज का जो सेशन है किस टॉपिक पर होने वाला है, कौन सा टॉपिक आज का होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो बेहतरीन तरीका से आज के सेशन में पढ़ाया जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। 8 क्लास का अगर आप जो इतिहास का बुक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें पूरी तरह से जो बुक है वो आधुनिक भारत के बारे में डिटेल में दिया गया, ठीक है। तो आप 10-15 मिनट तक वीडियो देखो, मैंने वादा करता हूं कि आप वीडियो से इस तरह से कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना, कि आप लास्ट तक मजबूर हो जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लेके आया हूं, मतलब सिंपल से समझो कि चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन उठा के ला दिया हूँ। आप पूरा बुक पढ़ लिए होंगे, मैं पूरे बुक का सेशन ऑलरेडी थ्योरी जो क्वेश्चन आंसर है जो ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें थ्योरी को पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझाया गया, यानी पूरे बुक को समझाया गया। ये है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का चैप्टर वाइज। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भैया ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेहरू स्मारक पूछते या राष्ट्रीय स्मारक पूछते, ये दोनों क्या है? दिल्ली में है। और पटना में है कौन था? ये था, उसमें पढ़ाया था सच्चिदानंद सिन्हा जो था अभिलेखागार या पुस्तकालय जो था वो कहाँ था? पटना में था, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक युग किसको कहेंगे? भैया भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग में से क्या अभिप्राय है? तो औपनिवेशिक युग मतलब होता है गुलामी का युग। किसके शासनकाल में होगा? तो ब्रिटिश के शासनकाल में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। आगे आते हैं। जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के निवासी था 1817 ईस्वी में भारत में आता है और भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में ये भी बांटता है, और ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में इस हिसाब से बांटता है, ठीक है। इसका एक किताब था, इस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। आगे आते हैं। 1817 ईस्वी में बोले अभी जो आया था, कौन आया था? उसका नाम था जेम्स मिल, जो भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के नाम पर बांट दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन लेकर ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर कहाँ रखा जाता था? तो भैया अभिलेखागार और संग्रहालय यानी दोनों में रखा जाता था। आज भी रखा जाता है, तहसीलदार के पास, कलेक्ट्रेट ऑफिस में, ब्लॉक में, है ना, आदि जगहों पर हम लोग सरकारी दस्तावेजों को वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती थी। क्या काम था जनगणना? काहे करता था? तो लोग संख्या पता चल जाए, उनकी जाति मालूम चल जाए, उनका व्यवसाय मालूम चल जाए, इसीलिए अंग्रेज करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखो सबसे पहले जनगणना किया गया था 1872 में मेयो द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था, ठीक है। और सुव्यवस्थित ढंग से, यानी बढ़िया से जनगणना जो हुआ, जो सक्सेसफुल हुआ 1881 में हुआ, ठीक है। देश में शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेज किस बात पर ध्यान देते थे? तो अंग्रेज सबसे पहले ध्यान देते थे कि सर्वेक्षण किया जाए पहले भारत का, कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखा था? तो जेम्स मिल ने लिखा था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शास्त्र भेंट कहा गया है, किसको कहा गया है? तो भाई प्राचीन पवित्र ग्रंथों को शास्त्र भेंट कहा गया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है कब बनाया गया था? 1920 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे? तो भैया तारीख पर ध्यान देते थे ज़्यादातर, क्योंकि उनको तारीखों से बड़ा ज़्यादा लगा था, ठीक है। वो तारीख पर ज़्यादा ध्यान देते थे। देखो कोई भी इतिहासकार जानना चाहता है कि घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो वही चीज़ था। वारेन हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है, कब बनता है? 1773 में। कब बनता है? 1773 में, ठीक है। आगे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स। कुछ लोग इतिहास को क्या मानते थे? इतिहास को भैया कुछ लोग उबाऊ मानते हैं, ठीक है, मतलब बोर फील होता है उनको इतिहास से बहुत ज़्यादा। पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन मानी जाती थी? तो पश्चिमी काल का आधुनिक जो विशेषता मानते थे वो सभी मानते थे। क्या वो मानते थे? विज्ञान में आगे, वो मानते थे तर्क में आगे, वो मानते थे कि लोकतंत्र और मुक्ति युग में आगे, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय जो था कौन था? वायसराय था माउंटबेटन। कौन था? वायस माउंटबेटन, ठीक है, जो आज़ादी देकर चला गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय, फिर वही हो जाएगा, माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। आर्थर कौन था? आर्थर को क्या पदवी मिला था? भैया तो पहले तो आर्थर कौन था ये जानिए। आर्थर जो था महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था। कौन था? तीसरा बेटा था, और उसको ड्यूक ऑफ कनाट कहा जाता है, ठीक है। आगे 17 नंबर को 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। बांटा था कौन? जेम्स मिल। सभी में बांटा था, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों कालखंड में बांटा था। यहाँ देखेंगे तो पहले ये कथन को पढ़ेंगे। हिंदुस्तान के नक्शे, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया है, हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का श्रेय या कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने किसको दिया था? तो दिया तो भैया जेम्स रेनेल को। बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला नंबर सही है। दूसरा नंबर लिखा रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो माउंटबेटन था, ठीक है। कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल जो था, है ना, विलियम माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल नहीं था भैया, ये अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन था? हाँ, बेटन था, माउंटबेटन, ठीक है। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए।
22 में लिखा हुआ है कि मिल ने यानी जेम्स मिल के सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन का प्रदान किया जा सके। तो जो जेम्स मिल जो था वो क्या सुझाव दिया था, सारे भूभाग पर कब्जा कर लो और कब्जा करके इनको सबको सुधार दो, ठीक है। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन पद पे नहीं रहा, तो गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहा, देखो वारेन हेस्टिंग भी रहा, रिपन रहा और विलियम बैटिक भी रहा, लेकिन रेनेल जो था वो तो सर्वेक्षण करने के लिए उसको बुलाया गया था कि नक्शा तैयार करो, सर्वेक्षण करो भारत का, ठीक है। भारत में पहली क्रांति कब हुई थी, तो पहली क्रांति 1857 में क्रांति हुई थी, जिसको 1857 का बहुत फेमस क्रांति है। महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा का नाम क्या था, तो वही बोले अभी आर्थर था, जिसको अभी पढ़े लो है ना, आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाड बोलते हैं। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने बदलाव लाने का था तो उसी को उपनिवेशीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिवेश। उपनिवेश मतलब क्या होता है ना, दूसरे की हम लोग गुलाम हैं और दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे, उसी को उपनिवेशिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे भारत था उस समय। वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, कब बनता है भैया, 1700 किधर गया, 73 में बनता है। कब बनता है, 1773 में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक क्या था, तो ब्रिटिश सत्ता को प्रतीक किसको कहा जाता है, तो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक ब्रिटानिया कहा जाता है। ब्रिटानिया मतलब उनको माना जाता है कि उनकी क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से ना, जैसे भारत माता बोलते हैं ना, उसी तरह ब्रिटानिया बोला जाता है ब्रिटिश में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी शासनकाल को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि औपनिवेशिक मतलब होता है गुलाम। 30 नंबर में लिखा हुआ अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण था, तो पहले उनका महत्वपूर्ण यही था कि सर्वेक्षण किया जाए, भारतीय संस्कृति और भाषा से मतलब नहीं था, मेन था उनका सर्वेक्षण किया जाए, ठीक है। इनके लिए महत्वपूर्ण यही था, ठीक है। लिप्टन चाय विज्ञापन कब तैयार किया गया था भैया, लिप्टन चाय विज्ञापन जो था 1922 में तैयार किया गया था, शायद 1922, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1922 में तैयार किया गया था। अब ये लिप्टन चाय क्या है, देखो होता क्या था ना कि लिप्टन चाय मतलब जो चाय था ना, एक चाय कंपनी का नाम था लिप्टन, ये अपना प्रचार करना शुरू किया कि ये जो चाय है ना, ये चाय शाही दरबार के लोग पीते हैं, ब्रिटिश दरबार के लोग सारे लोग यही चाय पीते हैं, मतलब अपने आप को प्रचार कर रहा था ताकि चाय का बिक्री ज़्यादा हो। 32 नंबर क्वेश्चन लेकर, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था, किसने कहा था, जेम्स मिल ने कहा था। किसने कहा था, यही चट्टुआ बोला था, जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट किया कब, तो ये शास्त्र भेंट किया था 1782 के आसपास में, सॉरी 1782 में शास्त्र भेंट किया था ब्रिटानिया को। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े लोग कि उसको अभिलेखागार बोलते हैं, लेकिन अब जो है तहसील ये सब कुछ हो गया, ठीक है, तहसील भी बोलते हैं, तो पहले बोला जाता था इसको अभिलेखागार, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे के लिए, तो अभी पढ़े किसको हिंदुस्तान नक्शा बनाने के लिए बोला था, तो इसको जेम्स रेनेल को याद रखना, इसको हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए बोला गया था और रॉबर्ट क्लाइव बोला था। 1817 ईस्वी में भारतीय हिंदू मुस्लिम 3 कालखंडों बांटा था, कौन बांटा था, जेम्स मिल ने बांटा था, उधर ऊपर देख लो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, देखो पहला चैप्टर खत्म हो गया, लगभग 8 मिनट क्रॉस कर गया है। उसी तरह हमको लग रहा है कि जितने भी चैप्टर है लगभग 12 चैप्टर होगा, 12 या 13 चैप्टर है, तो हमको लग रहा है कि 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे लोग, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत बेहतरीन सेशन चलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है दूसरे चैप्टर का, पहले दूसरे चैप्टर का नाम देख लेते हैं, व्यापार को साम्राज्य तथा कंपनी की सत्ता के स्थापित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कोलकाता का पुराना नाम क्या था, तो भैया पहले कोलकाता का पुराना नाम जो था वो नाम था कालीकता, 3 जगह को मिलकर कोलकाता बना, कालीकता, सुतानाती और गोविंदपुर। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं थ्योरी क्लास में, जो बच्चे नहीं देखेंगे उनको नहीं पता होगा। 1696 के आसपास में जॉब चरनॉक था, कौन था, जॉब चरनॉक, ठीक है। जॉब चरनॉक जो था ये क्या किया था, लगभग 1200 रुपया में क्या किया, ये तीनों जगह खरीदा, कौन कौन, गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकता, खरीद के एक नया शहर बना दिया जिसका नाम रखा कोलकाता। यहाँ लिखा नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे, तो भैया बंगाल के नवाब थे, और ये मुर्शिद कुली खान जो थे, जैसे औरंगजेब मरा उसके बाद क्या किए, ये बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिए, किससे, मुगलों से। पलाश के फूल का क्या बनाया जाता है, तो गुलाल। देखो जब मैं थ्योरी क्लास जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो पलाश के फूल जो है इससे क्या बनता है, गुलाल बनता है। पंजाब कब अंग्रेजी के शासन मिल गया, तो भैया पंजाब जो है ना
1849 में अंग्रेजी शासन मिल गया, क्योंकि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु जाती है। उसके बाद पंजाब जो है कमज़ोर पड़ जाता है और अंग्रेज इसका फायदा उठाकर अपने अपने अधीन कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? इनके नाती जो थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के बाद वही बनते हैं। अलीवर्दी खान बनते हैं नवाब 1740 में और सिराजुद्दौला बनते हैं 1756 में, क्योंकि 1756 में ये मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिराजुद्दौला कब बना? तो ये वही बात हो गया, 1756 में बना नवाब। कहाँ के ये सब नवाब की बात हो रही है? बंगाल की, याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़े होंगे ना वो एकदम धड़ल्ले समझ पा रहे होंगे, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ रहा होगा। तो अगर आप नहीं पढ़े हुए तो थ्योरी क्लास एक बार देख लीजिए, उसका भी मैं वीडियो डाला हूँ, या आपके पास आपका एनसीईआरटी बुक होगा या बिहार बोर्ड का बुक होगा, कोई भी 8वीं क्लास का जो बुक होगा ना, या कहीं से भी इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगा देखिए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन लगाने में, बहुत जबरदस्त सेशन है, ठीक है। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो शुरुआत में औरंगजेब दिया था, हाई सब तो देवर ने किया था, लेकिन शुरुआत में औरंगजेब दिया था, बाद में फारूक सिर पूरी तरह से कंफर्म कर दिया, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? देखो, नवाब सिराजुद्दौला जो था ना, इसका हार का बहुत सारे कारण था। पहला कारण तो इसका तो जो जाफरा था, बोले थे झाफर से, याद रखना जाफर को। जाफर इसको क्या किया? अंग्रेज का मदद किया। इसके साथ साथ में थे जगत सेठ और अमित चंद, ये दोनों क्या थे? लोग व्यापारी थे लोग। और ये तीन गुड़ा, जगत सेठ, अमित चंद और ये कौन था? मीर जाफर। ये मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का ही, और अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। कौन सी लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में, जो 23 जून 1757 में होगा। और क्या बोलते हैं उसको, उसमें कासिम बाजार में लड़ाई होती है, वहीं पर इसको उल्टा देता है लोग, सिराजुद्दौला को मार देता है लोग, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मुर्शिद कुली खान के बाद बनते हैं अलीवर्दी खान 1740 में, ठीक है। और अलीवर्दी खान के बाद बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम आएगा, धीरे धीरे सबका नाम समझेगा। पलासी का असली नाम क्या था? याद रखना भैया, पलासी का असली नाम था पलासी, आधा प है ना। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? पलासी नाम था, सॉरी ये वाला पलासी, ये है ना। इसमें भी देखो कितना बढ़िया से ये ऑप्शन, देखो कितना जबरदस्त दिया है, ये दिया ऑप्शन, मतलब क्वालिटी टाइप का। यहाँ देखो ये भी जिसको हम लोग तलाम से बोलते लो, तो ये पलासी होगा आंसर। पलासी का ओरिजिनल नाम, असली नाम क्या था? ये पलासी। ये पलासी नाम बना किससे? पलास नामक फूल से। आइएगा यहाँ पर, पलास का मतलब क्या होता है भाई? पलासी का मतलब, तो पलासी का मतलब होता है पलास का फूल। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये भी पलास का फूल लिखा है, ये भी पलास का फूल लिखा है, लेकिन इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? पलास का, पूरा पलास होगा, ये वाला होगा पलास का फूल। कौन सा हो जाएगा? पलास का फूल, याद रखना। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है कब? ये वही अलीवर्दी खान जो होता है 1756 में मरते हैं। कब मरते हैं? 1756 में मरते हैं। और उसके बाद नवाब बनते हैं कौन? सिराजुद्दौला, लेकिन उनको भी खत्म कर दिया जाता। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पलास का फूल का रंग जो है वो किस कलर का होता है? देखो, जब मैं थ्योरी क्लास कराया था तो उसमें भी बोला था कि इसका कलर याद कर लो, किस कलर का होता है। किस कलर का? लाल रंग का होता है, ठीक है। और इससे गुलाल बनता है। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासन, अंग्रेज का मतलब शासक कौन था? सिंपल समझो, उस समय सिराजुद्दौला से कौन लड़ाता था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ाता था। किधर गए? रॉबर्ट क्लाइव यहाँ है, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में यही लड़ा था, ठीक है। गुलाल का उपयोग किया जाता है किस पर्व में? तो भैया होली में किया जाता है, गुलाल उसी में लगेगा ना। आगे जाइए, 16 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना? तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन बनता है भाई नवाब? तो जाफरा बनता है, झापड़ जो खाने वाला था, है ना, क्योंकि इसको धोखे से मरवा दिया था। उसके बाद इसका जो दमाद था मीर कासिम, ये बनेगा, ठीक है। मीर कासिम को बेरा पढ़ेंगे लोग तो वो अपना राजधानी बदल देगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चल जाएगा, आएगा, पढ़ेंगे लोग। यहाँ लिखा है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो सिर्फ मतलब ईस्वी दिया है 1764, लेकिन अगर डेट पूछेगा तो 22 अक्टूबर 1764 कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 हुआ था बक्सर लड़ाई, ठीक है। विलय नीति किसने चलाया था? तो विलय नीति जो था वो चलाया था डलहौजी, है ना। डलहौजी चलाया था विलय नीति, बोल रहा था कि हमारे अंदर विलय हो जाइए। और विलय नीति के तहत सबसे पहले मिला लिया था सतारा, संबलपुर, उदयपुर, उसके बाद झांसी को मिला लिया था, ठीक है। तो याद रखना, सतारा संबलपुर को सबसे पहले मिलाया था, ठीक है। अब विलय नीति किसने शुरू किया था? अब विलय नीति है क्या? जो नहीं जानता होगा थोड़ा सा है, सुन लो। विलय नीति मतलब वो क्या होता है कि अपने अंदर मिला लेता है, किसी भी तरह मिला लेता है। उसका नियम बहुत सारा था कि जैसे कि आपका बेटा नहीं है, मतलब आपका राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, दूसरे किसी को उत्तराधिकारी नहीं मान सकते, अपना ही बेटा होना चाहिए, नहीं है तो उसको मिला लेगा, ठीक है। आगे चलिए, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी एज कितनी थी? देखो, जब भारत में आया था तो उसकी एज था 18 साल। ये जब आया था ना तो लगभग 1742 या चल रहा था। इससे 18 साल पीछे जाओगे तो इसका जन्म निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 साल पीछे हो, 18 साल पीछे लाके इसके जोड़ लेना से, इसमें माइनस कर देना से 18 साल हो जाएगा, ठीक है। आ गया, मतलब इतने अंदर को 18 साल की उम्र में आया था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ लिखा है कुंटूर इलाके का कब्जे का विरोध किसने किया था? कुंटूर इलाके का जो रानी थी वो क्या थी? रानी चिन्नम्मा थी, याद रखना। कुंटूर इलाके की जो महारानी थी उनका नाम क्या था? चिन्नम्मा। लिखा हुआ 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत के लिए समुद्री मार्गों का खोज किया था वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 में। कब किया था? 1498 में। और 1498 भी पूछेगा 20 मई 1498 कब? 20 मई 1498, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव की आत्महत्या कब की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लिया था 74 में, कर लिया था 1774 में, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्र पंजाब को कब मिला लिया गया था? जो हरियाणा में मिला लिया गया था पंजाब को, और मिलाने के बाद क्या किया गया था, है ना, उसके बाद पंजाब पर भी कब्जा कर लिया गया था। तब पंजाब का कब्जा तब बता चुके 49 में कर लिया गया था। उसके बाद से 1859 में हरियाणा को भी मिला लिया गया, 58 में, सॉरी 58 में। याद कीजिएगा, ये डेट बहुत ही मतलब कम गैप दिया है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतरीन क्वालिटी बना हुआ है, समझ जाओ कि एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा तो एकदम घबराइएगा। तो 1858 में ये हरियाणा को मिला लिया गया था पंजाब में। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मैसूर और अंग्रेजों में कौन से युद्ध हुए थे? तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में सभी युद्ध हुआ था, ठीक है। 2 युद्ध हैदर अली लड़े थे और 2 युद्ध जो है टीपू सुल्तान लड़े थे। मैसूर का जो शासक था उनका नाम था हैदर अली, उनके बेटा बने टीपू सुल्तान, जिनको शेर मैसूर भी कहा जाता है। बहुत सारे हैं उनके बारे में, थ्योरी के सेशन में बहुत डिटेल में बताऊँगा उसको। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो भैया प्लासी का जो अभी मैंने बताया सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था 23 जून 1757, शायद मे बी, अगर सही हूँ तो यही होगा आंसर, ठीक है। इतना तो पता है कि रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध किसके बीच में तो हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लासी के युद्ध। सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? तो सहायक जो संधि था ना, ये जो चलाया था सहायक संधि, ये बोला था कि मैंने जलिए चाहे कुछ कीजिए, हमसे जलिए या मत जलिए, लेकिन सहायता तो हमसे लेना ही पड़ेगा। वेले जली चलाया था, ठीक है, 18 से। और सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था? तो याद रखना, हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम, ठीक है। उसके बाद अवध का नवाब सहायक संधि स्वीकार किया था। पहले हैदराबाद का निजाम, उसके बाद अवध का नवाब, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो रही है? तो मृत्यु जरिए इनकी 1799, 4 मई 1799 गई टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई, शहीद हुए एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? बक्सर की लड़ाई में हारा था कौन? तो बक्सर की लड़ाई में हारा था शाह आलम भी हारा था और मीर कासिम भी हारा था, क्योंकि ये दोनों, और एक और था, तीसरा कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला था। ये तीनों का तिलगुट सेना लड़ा था बक्सर की लड़ाई में ना। उसी समय 22 अक्टूबर 1700 कब लड़ा था? 64 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? तो सर्वोच्चता का नीति जो था ना, अपने आप को ये समझते थे लोग सर्वोच्च है, बोलते थे हम ये जो है सर्वोच्च है। अंग्रेज जो था सो शुरू किया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है का मद्रास में जहाजों से सामान लाते स्थानीय जहाजों का चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था सिम्पसन बनाया था, सिम्पसन। कौन बनाया था? सिम्पसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऊपर मैंने बताया 1839 में, 39 में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1773 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? तो इस सबसे ठेस पहुंचा रहा था अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, क्योंकि ये सब पसंद नहीं करते थे अंग्रेजों को, ठीक है। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो जो सालाबाई की जो संधि हुआ था ना, वो हुआ था ना जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1782। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया। इस रेजिडेंट के संदर्भ में कौन होता? देखो पहले सबसे पहले समझो रेजिडेंट होता कौन था। लोग रेजिडेंट मतलब होता था ना कि जो बोले ना अभी के सहायक संधि के तहत जो बेलजली जो था वो सहायक संधि शुरू किया था 1801 में। और वह क्या करता था, जो सहायक संधि के तहत जो संघ मिल जाता था, जैसे हैदराबाद का निजाम मिल गया, अवध का नवाब मिल गया, तो उनके मोहल्ले में एक मतलब अंग्रेज अधिकारी को रखा जाता था, उसी को रेजिडेंट बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ क्या, ये कंपनी का राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों को दखल देते थे, ये भी सही है। तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही काम है तो उनका अधिकारी करने बीच में घुस के। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लासी के युद्ध के बारे में अगर डिटेल्स जानते होंगे तो क्वेश्चन को समझते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहले नंबर कथन देखेंगे तो लिखा हुआ इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी के सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ही था, ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर झापड़ जो था वो टुकड़ियों में युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो मीर झापड़ा तो जानबूझ के हिस्सा नहीं लिया क्योंकि चाहता था कि सिराजुद्दौला मर जाए, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया, भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन तीनों जो है सही है हमारे हिसाब से, तो तीनों सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है, 1 2 3। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब अंग्रेज गवर्नर के बारे में समझते हैं कि कौन सा कथन सही है, गलत है, ठीक है। पहला लिखा है रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार का आरोप का सफाई देने पड़ी, ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया वारेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था कि इस पर चलाया गया था। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे भारत में ना लॉर्ड हेस्टिंग्स
के नेतृत्व में सुरक्षा के एक नीति चलाई गई थी। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो हमको लग रहा है कि तीनों ऑप्शन जो है सही है तीनों ऑप्शन, ठीक है। 38 नंबर जो है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी जो था वो विलय नीति लाया था ना। डलहौजी जो था, लॉर्ड फोर्ड छोड़ो यार, इसको हटा मिटा दो इसको। डलहौजी जो था वो क्या किया था, विलय नीति लाया था, ठीक है। अब विलय नीति के बारे में कथन में कह रहा है कौन सा कथन सही कौन सा कथन गलत है। पहला कथन पढ़ते हैं। इसकी नीति के अंतर्गत शासक जिसका भी कोई पुरुष वारिस नहीं था उसकी मृत्यु होने के बाद रियासत कंपनी का भूभाग हिस्सा बन जाती थी। बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का तो विलय नहीं हुआ था, ये गलत दे दिया है। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम हुआ था, तो इसमें केवल एक हो जाएगा सही, केवल एक सही बात बोले। तो पहले अवध का नहीं बनाया गया था विलय नीति के तहत, पहले अवध को नहीं हड़पा गया, पहले हड़पड़ गया था सतारा संबलपुर विलय नीति के तहत, ठीक है। अवध तो बहुत बाद में आएगा, और अवध को तो मिला लेगा 1856 में, तब उसी के बाद तो 1857 की क्रांति होगा। 1939 उसमें 1939 बोल रहा हूँ, 39 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना, है ना। मुगल अफसर को रिश्वत देकर ना, ये अफसर रिश्वत देकर, अच्छा देखते हैं इसको मिलाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा है कि कंपनी ने मुगल बादशाह और औरंगजेब के फरमान प्राप्त किया, उसके अनुसार वह कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उनके बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। ये कथन सही है, लेकिन पहला कथन जो है वो भी सही है, आई थिंक नहीं सही है। जिनमें से कह रहा है कौन सी कथन सही है, पहला कथन ही सही है, पहला कथन जो है पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन जो है ये नहीं सही है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन ना कौन से सही है कौन से गलत है। देखो कथन वाला जो होता है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि हल्का सा जो मिस्टेक होता है तो इसमें क्वेश्चन गलती हो सकता है, ठीक है। थोड़ा समय तो लेता है इसमें समझने में। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है या नहीं सही है, वही समझते हैं कि कह रहा है कि कौन सा सही है, हमें ढूंढना कौन सा सही। तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए, इस तो सही लग रहा है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को बंधक के पास रखा गया, ये भी सही है। तीसरा नंबर पर क्या लिखा है, चौथे आंग्ल मैसूर के बाद मैसूर का राज बड़ियारों को दे दिया गया, ये भी सही है। बताया था थ्योरी वाला में कि मैसूर के जब शासक टीपू सुल्तान के जब उनको मार दिया गया तो उसके बाद उनकी मैसूर का शासक किसको दे दिया, भड़ियों को दे दिया गया था। ये तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है, ठीक है। 41 में क्वेश्चन आएगा तो निम्नलिखित में से कौन कंटूर वर्तमान कर्नाटक अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व में संबंधित थे। तो रानी चेन्नम्मा और रानी रायन्ना ये दोनों थी ना खिलाफ में, क्योंकि वहाँ का शासक यही लोग थे लोग। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम माध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। पूरब से, तो पूरब हम ही लोग की तरफ हो जाएगा, ठीक है। भारत में बने बारीक सूती कपड़े के रेशम के उपयोग के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी, ये भी सही है। इस समय पुर्तगाल भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। पश्चिमी तट पर तो नहीं, दक्षिणी तट पर आए थे। पश्चिमी तट हो भी सकता है, मे भी, है ना। डी नंबर ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। पश्चिमी तट ये यानी ये पश्चिमी, ये वाला पश्चिमी तट कर रहा है, यहाँ पर पश्चिमी घाट वाली तट कर रहा है, यहाँ पर आ चुके थे, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल वारन जो हेस्टिंग था इसके काल में प्रशासनिक सुधारों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन करा भारत हेस्टिंग के प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कोलकाता में अपीलीय अदालत की निजामत अदालत की स्थापना किया। ये दोनों कथन ही सही है, दोनों कथन ही सही है, ठीक है। आगे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में कथनों को बताइए। तो मैसूर सियासत वही हो जाएगा टीपू सुल्तान का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मलाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत में नियंत्रित था। तो बात सही है, क्योंकि वहाँ से इलायची और क्या बोलते हैं चंदन वगैरह की लकड़ी जो है इस कंट्रोल कर दिया था यही टीपू सुल्तान, पढ़े हुए हम लोग। दूसरा नंबर देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 2, तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा था, ये भी सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली, ये नहीं सही है भैया। डच की सहायता नहीं लिया था, किसका लिया था, फ्रांस की सहायता लिया था, याद रखना, फ्रांस की सहायता लिया था, ठीक है, फ्रांस की सहायता लिया था। आगे चलो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, बस 3 सही नहीं है यार, क्योंकि डच की सहायता नहीं लिया था, फ्रांस की सहायता लिया था। 45 में कर रहा है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पहले पुर्तगाली आए तो उसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ लिखा है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कथन है थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद जो है कथन यहीं पर हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कथन वाला उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको।
है ना। कथन वाला ऐसा नहीं है, कथन वाला थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, लेकिन समझो कि यही जो है एग्जाम में हम लोग को छूटता है, ठीक है। तो छोड़ के जाना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मराठों के संदर्भ में पहले अब पढ़ते हैं ऑप्शन, मराठा का दिल्ली प्रशासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। ये तो बात सही है, क्योंकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में मराठा की शक्ति खत्म हो गया था, जो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था, ठीक है। दूसरा लिखा कि मराठा सरदार पेशवा के अंतर्गत कॉन्फिडेंसी में थे, ये भी सही है। दूसरा, आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के बाद सालाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। सालाबाई संधि में दूसरा नहीं हुआ था, ये पहला जो हुआ था वो समाप्त हुआ था सालाबाई संधि। तीसरे, आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा के पास बिठूर को भेजने के बिठूर में भेज दिया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया था। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर गलत था, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? बक्सर के युद्ध के संदर्भ में आप कथन पढ़ते हैं कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं, युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया था। मीर जाफर लड़ा, ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि तिलकुट सेना नहीं, मीर जाफर का युद्ध थोड़ी लड़ा गया था भैया। मीर जाफर तो उसका ससुर था, मीर कासिम के साथ लड़ा गया था। पहले का ही कथन गलत है ना। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया, नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद थोड़ी मीर कासिम को नवाब बनाया, है ना। उस मीर कासिम को तो डायरेक्टर बना दिया था, वो तो ऐसे ही बन गया था दलाली करके। इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 50 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय कर दिया गया, है ना। ये सही है, अवध के नवाब को बोला गया था चुकाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सहायक संधि के बारे में समझते हैं, ये देखते हैं। इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। ये तो सही बात कर रहा है, स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ा, ये भी सही है। रियासतों द्वारा संधि के शर्तों पर तय रकम न दे पाने पर जुर्माने का तौर पर लेखा छीन लिया जाता है। हमको लग रहा है तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है ये तीनों सही है, मिलाते हैं, तीनों सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब फिर समझते हैं, बंगाल नवाबों ने कंपनी के व्यापार का अधिकार के बदले नजराने की मांग की, ये भी सही है। नवाबों ने कंपनी के व्यापार, ठीक है, ये भी सही है। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी पर रुख दिया। दोनों सही लग रहा है, दोनों ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी एक ही ऑप्शन नंबर 1, ये सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था, ठीक है। और सिक्का न ढालने का अधिकार दिया था, ना ही किला बनने का अधिकार। किला वाला का तो जानते हैं आदमी कि किले बनाने की वजह से ही तो मार हो गया था, ठीक है ना। किले बनाने की वजह से ही तो मार हुआ था, ना सिक्के डालने के भी नहीं दिए थे अधिकार, सिर्फ दिए थे कि भैया हमको नजराना दीजिए और कंपनी में व्यापार कीजिए अपना। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कंपनी की एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, है ना। पहला बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की कारण ये बता रहे, कंपनी को भय था कि रूस और उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। पहले के ऑप्शन हमको लग रहा है कि सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कारण और ये और दोनों सही है, क्योंकि यही स्पष्टीकरण था, मतलब इसका कथन और क्या बोलते हैं उसको, कारण, दोनों सही है, ठीक है। आगे चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाबों का सही क्रम है? तो बंगाल के नवाब को कितना बार बता दिए भैया, पहले मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाबों को कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें को खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। उपयुक्त में से कौन सा सही है? हमको उपयुक्त में से लग रहा है कि दोनों सही है। उपयुक्त में से केवल 2, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बक्सर के युद्ध के बाद थोड़ी बंगाल के नवाब, तो बंगाल के नवाब खत्म हो गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पहली बार यूरोप आज ही, अब ये कथन वाला कहानी खत्म हो भाई साहब, अब इसे जिम्मा छूटा थोड़ा सा। देखो कथन वाला थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन भाई नंबर वही देता है कि नहीं है, सब कोई वही तो छोड़ देता है, तो आप उसको नहीं छोड़े, आप उसको ही बनाएं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार यूरोप में भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग का वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा कहाँ का था? सिंपल पूछ रहा है, पुर्तगाल का था, सिंपल समझो, ठीक है। उसके बाद लिख रहा, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम जो था वो क्या नाम था? औरंगजेब था। इसका एक और नाम था, औरंगजेब का नाम आलमगीर था, ठीक है। काजी का मतलब क्या होता है? काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। काजी का मतलब क्या होता है भैया? न्यायाधीश होता है, ठीक है। फरमान का मतलब क्या होता है? फरमान मतलब होता है कि शाही फरमान, मतलब एक तरह से यह एक शाही आदेश था, ठीक है। क्या था? शाही आदेश। ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन करेगा, अंग्रेजी कारखाना हुगली में कब बैठाया गया था? ये और ये जब थ्योरी क्लास कराया था तो उस समय बताया था हुगली में 1651 बैठाया गया था, जो कि बंगाल में, कोलकाता में, ठीक है, बंगाल में हुगली में बैठाया गया, ठीक है। उसमें सब बताया था कि सूरत में कब बैठाया गया था, मछलीपट्टनम में कब बैठाया गया था, हुगली में कब बैठाया गया था, सारी चीज़ पर डिटेल्स में चर्चा किया हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में किसे चार्टर हासिल किया था? तो 1600 में किसे, तो ये उसमें कौन थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1600 ईस्वी में जो मिला था, ये लोगों का अधिकार मिला था, तो महारानी एलिजाबेथ थी। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। 59 नंबर क्वेश्चन का, भारत में समुद्री मार्गों की खोज जो है कब हुआ था? 1498, 20 मई 1498। किसने किया था? तो वास्को डी गामा, ठीक है। आगे चलो, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? औरंगजेब की मृत्यु जो था 1707 में हो गया था, याद रखिएगा ना। कलेक्टर की पदवी कब आई थी? तो कलेक्टर पदवी जो था 1771 में, सॉरी 1771 में कलेक्टर की पदवी आ गया था, ठीक है। आगे चलो, चैप्टर नंबर 3 आ गया, चैप्टर नंबर 2 हुआ कंप्लीट, ठीक है। बड़ा चैप्टर था, कतर में ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। तीसरे नंबर चैप्टर में है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो ब्रिटेन के जो था प्रसिद्ध कलाकार और कौन थे? विलियम मॉरिस थे। कौन थे? विलियम मॉरिस, ठीक है। नील की खेती के दो प्रमुख तरीके कौन थे? देखो, नील की खेती का जो किताब में लिखा हुआ उसका नाम है ना जिरात और आसामी बार, उसी को बोलते हैं नीज और रैयत, जिरात और आसामी बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बोर्ड पौधा निम्न किस क्षेत्र में उगाया था? बोर्ड पौधे दूसरा ना शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता था। किस क्षेत्र में? शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन लगा, बोर्ड पौधे का निम्न में से किस देश के में अधिक होता था? जो शीतोष्ण वाला मौसम होगा वहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, तो सब शीतोष्ण वाला होगा इटली में, फ्रांस में और जर्मनी, ब्रिटेन में, ठीक है। नील की खेती के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत थी? तो बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत है। किस तरह का? बड़े बड़े भूखंड का, मतलब बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है। जबरन के लिए कौन खेती करा? जबरन खेती कौन कराता था? अंग्रेज जो था ना, जबरदस्ती खेती कराता था। किसका? कॉफी का, तंबाकू का और चाय का, ये तीनों खेती जबरदस्ती कराता था, ठीक है। आगे चलिए, यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी? तो भैया मात्रा कम थी नील का, इसीलिए तो नील का खेती जबरदस्त कराया था, ठीक है। लिख रहा है कि ब्रिटेन के आयात के लिए नील के, भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो भारतीय नील का जो हिस्सा था ना वो था 30% हिस्सा था, ठीक है। मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी? तो मॉरिस कॉटन जो था ना इंग्लैंड में होता था, मॉरिस कॉटन इंग्लैंड में, ठीक है। नामे से लग रहा है उद्रेक होगा। गुलामों ने बगावत कब कर दी थी? तो गुलामों ने बगावत की तो 1791 में, याद रखिएगा, गुलामों ने, ठीक है। गांव के मुखिया भू राजस्व लेने का क्या कहलाता है? अब गांव के मुखिया जो होगा तो मुखिया ये महालवाड़ी, ठीक है, मुखिया में महालवाड़ी था, ठीक है। और अस्थायी बंदोबस्त में तो क्या था? एक जमींदार बनाया जाता था, माना अगुआ बनाया जाता था, है ना, जो दलिदर की तरह पैसा किसानों से लूटता था, ठीक है। और रैयतवाड़ी में क्या था? किसान सीधे दे देता था लोग। नील की खेती पर किस जमीन पर होता था? तो नील की खेती उपजाऊ जमीन पर होगा भैया, उपजाऊ पर होता था। बाद में नील की खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाता था, ठीक है। मतलब नील खेती करने के बाद क्या होता था? वो जमीन बंजर हो जाता था, ठीक है। अगला लिखा हुआ 13 नंबर क्वेश्चन है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन रंग से इस्तेमाल होता था? नीले रंग का इस्तेमाल होता था। कौन सा रंग? नील रंग, नीला रंग ज़्यादा था ना नील की वजह से, इसीलिए। 1810 ईस्वी में आयात पर किए गए नील के, भारतीय नील का कितना, मतलब जो सामान बेचा जाता था उसमें नील का परसेंटेज कितना आता था? 95% नील था भैया, भारत से जाता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान होगी? तो देखो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि उसको क्या बोलते हैं लोग, बक्सर की जो लड़ाई के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की, कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो उस युद्ध में उसके संधि में क्या किया हुआ था? उन लोगों को दीवानी पूरा से मिल गया, किसका? बंगाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महालवाड़ी कब लागू हुआ था? तो महालवाड़ी जो था ना 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल की दीवानी मिलने से उसका क्या प्रभाव पड़ा भैया? तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, गहरे संकट पड़ गया, तो मजबूत है ना होगा अर्थव्यवस्था। बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव भैया? बंगाल की क्या बढ़ा? तो बंगाल की अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, बंगाल की, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, बंगाल की। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है बंगाल के, तो बंगाल के मतलब उसका तो मतलब खटिया खड़ा हो गया, संकट में फंस गया, ठीक है। 18वां क्वेश्चन लेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने लागू किया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था, है ना, वो कौन था? टॉमस मुनरो। देखो इसको याद करने का ट्रिक कौन सा है ना, रो चाहे गाओ, मन हो चाहे नहीं मन हो, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो मुनरो, रो चाहे मत रो, आपको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रैयतवाड़ी, मुनरो, तो रो, ठीक है, रो से रैयतवाड़ी। अब यहाँ पर लिखा है कर्नवालिस, जो ऑप्शन लिखा है तो कर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त करेगा, ठीक है। मैकेंजी जो था वो क्या बोलते हैं उसको, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक था, लेकिन बेंटिक के शासनकाल में वो लागू होगा, ठीक है। 1717 ईस्वी में अकाल में कितने लोग मरे थे? तो लगभग अकाल में 1 लाख लोग मर गए थे, 1 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ लोग, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, 1 करोड़ लोग मर गए थे। अकाल पड़ा था कहाँ? बंगाल में पड़ा था, बहुत भयानक। 1717 मुगल बादशाह ने कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया?
तो मुगल बादशाह से मिला था, किसको मिला था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव था, वही रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था, किससे लेगा? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि कराया, कौन कराया था? रॉबर्ट क्लाइव, तो इसी को न मिला। अगला ऑप्शन आते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अभी मैंने बोला था कॉर्नवालिस लागू किया था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में लागू हुआ था, 93 में, ऑप्शन नंबर सी। 23 में क्वेश्चन कर रहा है कि रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील की खेती करना पड़ता था? देखो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, रैयतवाड़ी खेती जो होता था ना 52 होना चाहिए, तो उल्टा लिख दिया है यहाँ, 52% में रैयतवाड़ी, 19% में अस्थायी बंदोबस्त, बाकी जो बच गया उस पर होता था क्या? महलवाड़ी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सीधे बोल दो बंगाल, क्योंकि बंगाल में ही तो बिहार, उड़ीसा तीनों था, तो ये बंगाल में लागू था अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। बंगाल में रैयतवाड़ी को नील का विद्रोह कब हुआ था? नील का विद्रोह ये किए थे ये लोग नील का विद्रोह करना शुरू किया 1859 में, मार्च 1859 में। उसके बाद लिखा हुआ कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व कौन सी प्रणाली थी? तो तीनों प्रणाली थी, अस्थायी बंदोबस्त भी था, महलवाड़ी भी था, रैयतवाड़ी भी था, तीनों के बारे में हम लोग समझ चुके लोग। महलवाड़ी व्यवस्था की कहाँ लागू था? तो महलवाड़ी जो व्यवस्था था ना, वो महलवाड़ी पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू था ना, यहाँ ऑप्शन गलती लिख दिया है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा का कब अंत किया था? दास प्रथा का अंत ये किया था 1792 में, 92 में, ठीक है। महाल क्या था? महाल मतलब होता है कि पूरा गांवों का समूह, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त का संबंध क्या था? अस्थायी बंदोबस्त का संबंध था भू राजस्व से, और क्या था? बिक्री कर तो था नहीं, भू राजस्व था। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व गांव के मुखिया को देना पड़ता था, कौन देता था? गांव मुखिया जो था ना, वही लेके दे देता था अंग्रेज को, ठीक है। नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? कपड़ा रंगने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। किसान ने सीधा भू राजस्व लेना शुरू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। भारत में किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? तो भयंकर अकाल अभी मैंने बताया बंगाल में पड़ा था, जिसके कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। पूछेगा किस सदी में था? 18वीं सदी में, याद रखना। पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? तो होल्ट मैकेंजी का है, ठीक है, और बेंटिक जो था लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? तो वही होल्ट मैकेंजी, ठीक है। अंग्रेज ने किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? नील के लिए, क्योंकि उसी से उसको फायदा होता था। किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि जमीन जो होता ना, उसको उपजाऊपन खत्म हो जाता था, जमीन बर्बाद हो जाता था भैया। इसी को तो बाद में चंपारण विद्रोह होगा, जिसको 3 कट्ठे प्रणाली बोला गया, 20 कट्ठे पर खेती करते करते हालत खराब। चौथा नंबर चैप्टर आदिवासी दीकू एवं स्वर्ण युग की कल्पना। पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बिरसा ने एक आदमी को झारखंड से छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते हुए देखा था? 1895 में देखा था। कब देखा था? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था भैया? तो 1900 बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का नाम था इनका नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था? आनंद पांडे, ठीक है। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या बोलेंगे? परती जमीन, जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? देखो भील जनजाति जो है ना, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों जगह करता है, लेकिन ज़्यादा है राजस्थान में, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। बिरसा राज्य का प्रतीक क्या था? तो बिरसा राज्य का प्रतीक था सफ़ेद झंडा। क्या था? सफ़ेद झंडा, ठीक है। विष्णु की पूजा करने वाले कहलाते थे वैष्णव। जो विष्णु की पूजा करते थे उसको क्या कहते थे? वैष्णव कहते थे। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था 1776-70 नहीं 74 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 74 में। देखो 74 ऑप्शन में दिया नहीं, 70, 74 में हुआ था, 15 नवंबर 1774 में बिरसा मुंडा। इन्हीं के नाम पर तो ये क्या बोलते हैं, झारखंड अलग हुआ। साल क्या है? दिल साल, सकसाल, ये सब क्या है? पेड़ है। साल वगैरह क्या बनता है? लकड़ी बनता है, आप लोगों को पता है, पलंग वगैरह बनता है, पेड़ है ये सब। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शक्तियां छीन गई। आदिवासी मुखियाओं के अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपना काम करना पड़ा और उनके नजराना देना पड़ता था। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से हमको लग रहा है कि सभी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? भोटिया जनजाति जो थे वो कहाँ से थे? तो उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से थे, ठीक है। भोटिया जनजाति याद रखना, उत्तराखंड से। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश काल में झूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम जो होता है ना, झूम खेती का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, उसको मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता होगा तो थ्योरी क्लास का वीडियो देख सकते हैं। पहला नंबर इसमें लिखा है कि इनमें से लोग जंगलों के छोटे भूखंडों के पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट कर वहाँ के घास और झाड़ियों को जलाकर खेती करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है कि
ऐसी खेती करने के लिए किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत वाले जंगली पट्टी में रहते थे, भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा फिर दोनों, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान है ना देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह बदलते कानूनों, अपने व्यवहार में लगी पाबंदियों एवं करों को व्यापार के महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने वो पूछ रहा विद्रोह कौन सा सही है। तब पहले था वर्ली विद्रोह, बस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर है ना बी हो जाएगा, पहले कोल विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह, संथाल, बस्तर, वर्ली सबसे लास्ट में आएगा। कोल, संथाल, बस्तर, कोल, संथाल, बस्तर और देखो क से शुरू हुआ वह लास्ट में हुआ, ठीक है। तो क ऐसे भी ABCD में सॉरी है ना शुरू हुआ और वह से खत्म हुआ, ठीक है। आगे आ जाओ। बंजारा जनजाति किस राज्य के में निवास करता है? बंजारा जो थे वो महाराष्ट्र में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। झूम खेती को अन्य किस राज्य से है ना झूम खेती को अन्य किस राज्य में मन होता है? झूम खेती को अलग नाम क्या है? तो घुमंतु कृषि नाम है, मौसमी कृषि नाम नहीं है, घुमंतु कृषि। इनको दहन एवं कर्तन कृषि बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, अलग अलग नाम है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य विचार कीजिए। देखो यहाँ गलत खोजना हम लोग को, तो गलत जो हो जाएगा ना यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी लिखा है कि इनका सफ़ेद झंडा बिरसा का राज्य का प्रतीक था, ये भी सही है। सी नंबर लिखा है अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं था। परेशानी था भैया, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी था अंग्रेज, यही ऑप्शन सही इसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा भैया, अभी पीछे ही पढ़े लोग सफ़ेद झंडा उनका प्रतीक था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर चैप्टर आते हैं तो देखते हैं नाना साहब जो थे किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर वही थे अंतिम मुगल बादशाह जिनका खमेजा भुगतना पड़ा। इनको रंगूर जेल में भेज दिया गया जहां इनको 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 मई 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो विद्रोह शुरू हुआ देखो 3 मई नहीं सॉरी 9 मई होगा, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो मई 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था मेरठ से। और देखो 9 मई का ही क्यों शुरू हुआ? कारण क्या था कि वहाँ का जो सैनिक जो थे वो खिसिया के हल्ला बोल दिए। काहे बोल दिए? तो राइट 9 मई से 1 महीना पहले 9 अप्रैल को ये जो मंगल पांडे थे उनको फांसी दिया गया था, ठीक है। और मंगल पांडे को काहे फांसी दिया गया था? वो 29 मार्च को अपने अफसर को मार दिए थे। काहे मारे थे? तो जो चर्बी जो था गाय और सुअर के चर्बी के बना हुआ कारतूस जो था उसका जो थैली था, इसी वजह से। कहानी आप जानते होंगे 1857 क्रांति बच्चे रटे हुए रहते हैं पूरा तरह से, ठीक है, मतलब दिमाग में लोड किए रहते हैं। झांसी की रानी क्या चाहती थी? तो झांसी की रानी चाहती थी कि उनके बेटा को मतलब जो उनको गोद ली हुई बेटा उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए। उनके मृत्यु पति के बाद जो हड़प लिया जा रहा था उस जगह को नहीं हड़पा जाए, ठीक है। तो यही चाहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वो दोनों हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लेकर 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? भारी रकम हो गया था, वसूली बहुत ज़्यादा सख्त था, कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे ना, ढेर सारा कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों कारण हो जाएगा। लिख रहा है कि अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून, विधवा कानून, ये सब सुधारा गया था जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई जनता है कौन सुधार कर रहा था? डलहौजी सुधार कर रहा था। अब मुड़ी में फूटेगा कैनिंग के, क्योंकि डलहौजी भाग जाएगा 1856 में, 1857 में आएगा कैनिंग, कैनिंग पिटा जाएगा मन भर 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो भारतीय सेना समुद्री रास्ता पार करती थी या नहीं? नहीं पसंद नहीं करती थी पार करना, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा अवध क्या है? तो अवध भैया एक रियासत था, जगह था, और क्या। पेशवा बाजीराव की मृत्यु कब हो रही थी? इनकी मृत्यु जरी 1851 में। कब हो रही? 1851 में, ठीक है। कंपनी ने किस चीज़ से मुगल का नाम हटा दिया था? सिक्कों से मुगल का नाम हटा दिया, मुगलों का नाम हटा दिया ना, बोला कि अब तुम लोग का असल विचार रहता ना कि बादशाह लोग भूल जाए कि बादशाह भी यहाँ है। ऐसे भी इस क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजों को मुसलमानों से ज़्यादा नफरत था, ठीक है। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून लाया गया था। उसको कब लाया गया था? 1850 में ईसाई मतलब धर्म कानून लाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे बाद में 1856 में कब्जे में ले लिया गया था। तो वही था, अवध था, बोले हैं पीछे ही बताया कि अवध को बाद में ले लिया गया था। 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो उसने ऐलान किया कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद वो लाल किला को छोड़ना होगा, ठीक है। और बहादुर शाह के परिवार को लाल किले को बाहर निकल जाए, बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाएगा, सब बोला था। ये बोला था कि सब इनको तो मतलब बाबा जी घंटी बना दिया था अंग्रेजों अंतिम मुगल बादशाह को। 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला लिया? तो फैसला लिया कि अंतिम मुगल बादशाह होगा
फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह द्वितीय जो है यही अंतिम रहेगा, इसके बाद कौन नहीं होगा। इसके वंशज को बहादुर शाह मतलब क्या मानेंगे, इसकी मृत्यु के बाद इसके वंशों को बादशाह नहीं माना जाएगा, उसको सिर्फ राजकुमार के रूप माना जाएगा। ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब एक समूह दूसरे में सैनिक सेवा में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विरोध कहते हैं। और क्या बोल देंगे, विद्रोह, मतलब विद्रोह कर दिया, बात नहीं माना अपना। बर्मा जाने के लिए किस रास्ते पर जाना पड़ता था, तो समुद्र के रास्ते जाना पड़ता था। बर्मा मतलब म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ईसाई धर्म कानून कब आया था, तो अभी पढ़े लो 1850 ईस्वी में। मंगल पांडे कौन थे, तो एक युवा सिपाही थे, ठीक है। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत का लगभग कब तक विजय प्राप्त कर लिया था, 1856 तक। कब तक भैया, 1856। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1857 में। अंग्रेजों ने झांसी को अपना राज्य कब, मतलब उनके झांसी को अपना अधीन कब कर लिया था, 1854 में, ठीक है। पेशवा का दत्तक पुत्र कौन थे, नाना साहब थे, ठीक है। और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे और अहमदुल्ला। 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर ए। 18वीं सदी में क्या हुआ था, तो 18वीं सदी में जो हुआ था, राजाओं नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, उनकी सत्ता समाप्त, सब हुआ था, ये सारी है ना, सारी घटनाएं हुई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में किए थे बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर यानी आरा के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों को दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर था 56 में था डलहौजी, बोले ना, और भाग जाएगा केनी ना जाएगा, केनी पिटाएगा 57 क्रांति में। मंगल पांडे को फांसी, अभी बोले 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दिया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से, और मंगल पांडे थे बैरकपुर से, ठीक है। बहादुर शाह जफर की बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, तो रंगून जेल में, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 तक आई है। क्वेश्चन, अवध राज्य डैश में कंपनी सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश की, तो 1856 में क्या किया, सहायक संधि स्वीकार करके उसके साथ मिल गया। 1856 होगा, 1800, ठीक है। डैश पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो कौन थे, नाना साहब थे, ठीक है। किसने यह तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा, कौन तय किया था, तो तय किया था कौन भैया, तो क्या था नाम था, कैनिंग नाम था, वही ना तय कर दिया। उसी के शासनकाल चल रहा था 1857 क्रांति से पहले। 1857 की क्रांति के समय में कैनिंग था, ठीक है। अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया, अवध अंग्रेजों के कब्जे में 1856 में आ गया था, ठीक है। 1857 में दिल्ली के सम्राट कौन था, तो दिल्ली के सम्राट था बहादुर शाह जफर, ठीक है। और नाना साहब कानपुर से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है। आगे चलिए, वाजिद अली शाह तो लखनऊ से थे, ठीक है। 19वीं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शताब्दी 37वीं क्वेश्चन लिखा हुआ है, 19वीं शताब्दी के दौरान डैश का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत है ना किस शहर में हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरकपुर विद्रोह का संबंध किसके साथ है, तो मंगल पांडे से साथ है, और ये कंपनी के सैनिकों के साथ है, कंपनी के ही सैनिक थे, ऐसे थोड़ी मंगल पांडे कंपनी के सैनिक नहीं थे। कंपनी ने किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया था, किसके शासन खत्म करने के लिए, मुगलों का शासन खत्म करने के लिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के जो मृत्यु, यानी मृत्यु नहीं बोला जाए, शहीद कब हुई, 1854 में हो गई थी, 1858, सॉरी 57 क्रांति भी तो थी ही 1858 में, देखा 58 आ रहा है दिमाग में, लेकिन बोल दे रहे 54, तो 1858 में इनकी हुई। अब आए चैप्टर नंबर 6 उपनिवेशवाद और शहर, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बीच बीच में इसको शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो मेहनत आपको दिख रहा होगा तो हमारे साथ अगर नए बच्चे हैं तो जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक लाया जाएगा, अगर आपको भी विशेष किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो बोलिएगा, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की सड़कों पर केवल सड़कें नहीं, एक चित्रकार के रूप में एल्बम था, किसने कहा था, मीर तकी मीर कहा था, सी मतलब पूरा पेंटिंग दिल्ली पर हो गया था भयानक। किस काल को दिल्ली का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, तो दिल्ली को पुनर्जागरण कहा जाता है 1830 से 1857 काल को, क्योंकि उसमें बहुत सारे युद्ध हुए। अगला क्वेश्चन लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाने का स्थापना कहाँ कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाने का स्थान कौन सा नहीं था, तो मतलब कहाँ कारखाना वगैरह नहीं था, दिल्ली में नहीं था भैया, दिल्ली में नहीं था, ठीक है।
निम्नलिखित को पूरा किया। 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता बॉम्बे और डैश का प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में महत्व होता है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, सी नंबर मद्रास, ठीक है। 1888 ईस्वी में लाहौरी गेट सुधार योजना क्यों चलाई गई थी? तो निवासियों के पूरे पुराने शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौराहे पर ले जाए, ठीक है। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? दिल्ली पर भैया अंग्रेज कब्जा कर लिए थे 1803 में ही। कब कर लिए थे? 1803 में। जिन्नत अल मस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसको क्या किया? बेकरी बना दिया गया, बेकरी बना दिया, ठीक है। सूफी संत की कब्र को क्या कहा जाता है? तो इनको कब्र को क्या कहेंगे? दरगाह बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग दरगाह बजाते हैं, मजार मतलब मजार वहीं पर रहता है, मजार बजाते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी भव्य मस्जिद कौन सी है? तो ये कौन थे? जामा मस्जिद, ठीक है, अभी भी है। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बना था, जब ये क्या बोलते हैं लोग, कल बंगाल विभाजन जब हुआ था ना 1905 में, उसी के बाद बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद नहीं था? तो राष्ट्रपति पद नहीं था, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति का पद नहीं बना था दिल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित में से सूची में कला और जीवन के पुनर्जन्म को कौन सा शब्द दिया जाता है? इसे अक्सर उच्च रचनात्मक के काल के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कौन से काल का भैया? तो पुनर्जागरण को, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के अधीन प्रेसिडेंसी शहर कौन था? तो मद्रास था। इनमें से सभी हो जाएगा, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ईद की नमाज कहाँ पढ़ा जाता है? ईदगाह में पढ़ा जाता है भैया, सबको पता है। पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहरों का उदय का तत्कालीन कारण क्या था? औद्योगिकरण था। क्या था? औद्योगिकरण, ठीक है। एक सूफी लॉज का उपयोग अक्सर यात्रियों के लिए विश्राम के लिए किया जाता है। ऐसी जगह जहां लोग आध्यात्मिक मामलों का चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सूफी संगीत सुनते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भैया दरगाह, खानगाह बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के एक मंदिर शहर का नाम बताइए। कौन था? मदुरई मंदिर, पुत्र मंदिर, बालाजी विश्वनाथ मंदिर, सब था, ठीक है। बालाजी मंदिर, ठीक है। बहुत समय पहले यमुना नदी के बाएं किनारे पर एक क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? लगभग 14 राजधानियां स्थापित की गई थी, ठीक है। 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित 3 दरबारी कस्बे का नाम बताइए। दिल्ली, आगरा और लाहौर, ये सभी हो जाएगा। 1857 के बाद कितने वर्षों तक किसी भी पूजा की अनुमति नहीं थी? कितने वर्षों तक? तो 5 वर्षों तक पूजा की अनुमति नहीं थी। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण का मतलब था कि जो लोग शहरों में निवास करना शुरू करते थे उसको शहरीकरण बोलते हैं, ठीक है। शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए सबसे शानदार राजधानी कौन सी थी? तो सबसे शानदार राजधानी बनवाया था शाहजहाँबाद बनाया था। शाहजहाँ से नाम से ये शाहजहाँबाद। लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने किया था, ठीक है। दिल्ली के पास लाल पत्थर से बने कौन सी इमारत शाहजहाँबाद के महल के किले के रूप में बनवाई गई थी, जो बंगलों को मुगल सम्राटों का निवास भी था? कौन सा था भैया? तो लाल किला था। दरगाह क्या है? दरगाह जो होता है एक कब्र होता है। निम्नलिखित को पूरा करे डैश को हराने के बाद 1830 में दिल्ली का नियंत्रण हासिल हो गया था, मराठों को हराने के बाद, ठीक है। जमुना नदी के बाएं तट पर लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में छोटे क्षेत्रों में कितनी राजधानी था? अभी बताया 14 राजधानी थी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्कासित किया था? तो बर्मा में भेज दिया था, ठीक है, रंगून जेल में। दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में कब पुनर्निर्माणित किया गया था? तो 1911 में किया गया था। तो 12 दिया ऑप्शन, तो ये भी हो जाएगा 1912 में। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का क्या महत्व है? ये महत्व है क्या? भारतीय पुरातत्व संरक्षण का कार्यकाल नहीं है, ये भव्य मस्जिद है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उस मस्जिद का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को बेकरी बना दिया था। अभी पढ़े लो, जीतन अल मस्जिद, जिसको बेकरी बना दिया अंग्रेजों ने। 19वीं शताब्दी के दौरान किस शहरों का शहरीकरण किया गया? ठीक है, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण नगर था? तो कौन सा नगर था? तो भैया ढाका था, ठीक है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 महत्व का, तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसी था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, चाहे बंगाल, वही बात हो गई, बंगाल में ही कोलकाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो था औपनिवेशिक भारत के प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं किया गया था? तो दिल्ली को, आगरा को नहीं किया गया था। आगरा या दिल्ली दोनों जगह, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये दोनों को किया गया था, लेकिन आगरा को नहीं किया था।
क्वेश्चन नंबर 36 जो है, विकल्पों की निम्नलिखित सूची में से एक बंद सिरे वाली सड़कों को क्या कहलाती है? तो क्या कहेंगे भैया उसको? कल्डी सेक क्या बोलेंगे उसको? कल्डी सेक बोले, क्योंकि खानका, दरगाह और ईदगाह तो मालूम है, कल्डी सेक बोलेंगे। 1947 भारत विभाजन में कितने दिल्ली मुसलमान पलायन कर गए थे? तो एक तिहाई जो मुसलमान थे वो, 2/3 सॉरी, एक तिहाई बोल रहे, 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे। कितना? 2/3, 2/3 यानी लगभग 66%। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बी शहरीकरण को संदर्भित करता है? कौन सा करता है? आर्थिक और सामाजिक कारणों में शहरी क्षेत्र के लोगों का प्रवासन। दिल्ली में अधिकांश प्रवासी कहाँ से थे? तो दिल्ली में प्रवासी कहाँ से होंगे? उसके बगल राज्य से होंगे। कहाँ से? पंजाब से। ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी बसाने के से पहले दूसरा शहर कौन सा था जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? उसमें कोलकाता था। ठीक है, कौन था? कोलकाता। 1911 में दिल्ली बन गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? बम्बे, मछलीपट्टनम, मद्रास, ये सब था। 18वीं शताब्दी तक मछलीपट्टनम नहीं था, कोलकाता वगैरह सब बन गया था। दिल्ली किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1911 में या 12 में। 19वीं शताब्दी के किस क्षेत्र का भी शहरीकरण नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था किसका? मछलीपट्टनम। किसका नहीं किया गया था भैया? बॉम्बे का नहीं किया गया था। ठीक है, अब आ गया चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो हम लोग को 1 घंटा हो गया लगभग कंप्लीट। आगे लो चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब बीच बीच में अपना हाजिरी बनाते रहिएगा, मतलब कि लाइक वाला बटन दबाते रहिएगा ताकि आप लोग का अटेंडेंस बनते रहे, पता चलते रहे कि भाई साहब वीडियो ठीक ठाक मिल रहा है आपको। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाया? तो कौन कहलाया भैया? ब्रिटेन कहलाया। ठीक है, नगर पालिका की योजना क्या थी? तो नगर पालिका की योजना थी 1931 ईस्वी में। जनगणना को पता चलता है कि पुराने शहर के में भी भीड़ बहुत भीड़ थी। ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार के लिए भारत आई? तो कौन सी आई भैया? तो सब आए थे, डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, सॉरी, सब आए थे। ठीक है, हवेलिया में किस लोगों के रहने का इंतजाम था? हवेलियों में किसको रहने का कहते हैं? सबको रहने का दिया। ऑप्शन यहीं दे दिया है, करेक्ट लिख दिया है, सबको। गाड़ी बानू, तंबू लगाने वाले को, मसालची को, खानेदारे को, क्लर्कों को, घरेलू नौकरों को, सबको। फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा? तो औरांग। गोदाम मतलब औरांग, गोदाम औरांग। ठीक है, औरांग का है। ठीक है, आगे चलिए। बंगले कैसे बनाए जाते थे? तो बंगले भैया कैसे बनाए जाते थे? तो फिर में सभी हो जाएगा, एकल परिवार के लिए, छत ढलवा के लिए, बरामदा आदि सब। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था? तो किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था भैया? तो उन्होंने किया था सबसे पहले बंगाल पर। ठीक है, सुधार योजना लिख दिया है, सुधार योजना। ठीक है, क्या होगा? सुधार योजना। ठीक है, सुधार योजना का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था लाहौर गेट सुधार योजना। सुधार योजना का पूरा नाम था लाहौर गेट सुधार योजना। काली कट से कपड़े का जो निर्माण किया जाता था उसका नाम क्या था? काली कट का कपड़ा, जो सूती कपड़ा था ना काली कट से, तो उसको बोलते थे कैलिको। और मसलिन बोला जाता था, मोसल शहर इराक से लिया जाता था तब। ठीक है, 1800 अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल बैठा। तो कब बैठा? 1861 में बैठा। कब बैठा भैया? 1861 में। ठीक है, 1861 में। लेकिन 1854 पूछेगा तो ये बम्बई में बैठा था। ठीक है, कहाँ? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन था आविष्कारक? इसमें से कोई नहीं है, ये गलती दिया। जेम्स हार्ब्रिज होना चाहिए, जेम्स हार्ब्रिज। ठीक है, स्पेनिंग जेनी, जेम्स हार्ब्रिज। ठीक है, जेम्स हार्ब्रिज। ये जेम्स वाट तो भाप इंजन का आविष्कार किया। जॉन के फ्लाइंग शटल का किया था। आर्कराइट जो था, ये तो आर्कराइट किया था, क्या चीज़, क्या बोलते हैं उसको, जल शक्ति का किया था। सब का अलग होगा, कुछ नहीं। स्पेनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया गया था, ये भला है कि 1764 में हुआ था। ठीक है, ये वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वास्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। तो भाप इंजन सबको मतलब जेम्स, अरे रिचर्ड आर्कराइट नहीं, रिचर्ड आर्कराइट नहीं होता, वो जल शक्ति का आविष्कार किया था भैया। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। गलती लिख दिया यहाँ, डी करना चाहिए तो बना दिया ये। ठीक है, मसलिन अभी बोले है कि क्या था? कपड़ा था, मोसल शहर में मिलता था, इराक के। बंडना शैली कपड़े अधिकतर कहाँ होता है? बंडाना जो है ये कहाँ का हो जाएगा? तो राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को कहते हैं क्या? क्या कहते थे गुलबंद को? क्या बोलते थे भैया? बंडाना बोलते थे। यही बंडाना तो वहाँ पर क्या बोलते थे? गुजरात और राजस्थान में मिलता था।
नई दिल्ली में निर्माण में कितना समय लगा? नई दिल्ली के निर्माण में 20 साल लगा, करेक्ट यही है। जामदानी बुनाई का केंद्र था, जामदानी बुनाई का ढाका और लखनऊ दोनों था, खासकर लखनऊ में जामदानी ज़्यादा मिलता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। 1854 इसमें अभी बोले कहाँ लगा था, तो बम्बई में लगा था, ठीक है। टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो किसकी बनी थी? स्टील की बनी हुई थी, वो बुर्ज स्टील की, जिसमें जंग होने बहुत ज़बरदस्त तलवार था इनका, आज भी तलवार इनका रखा गया है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला वायसरा हार्डिंग की क्या वजह थी? मतलब वो चाहता था कि भाई साहब ये सब उसका था, भारत में लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा, सभी लोगों को ब्रिटिश में शासन बनाए रखने के लिए संकल्प का सराहना करेगी। 17 और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ पर रहता था? तो कहाँ रहता था लोग? हवेलियों में रहता था लोग, उसके बाद से दिन निकल के झोंपड़ी में बेच दिया, ठीक है। 1780 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के निम्नलिखित में से किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाया? छीट वाले कपड़े पर पाबंदी लगा दिया, ठीक है। टाटा आयरन स्टील, टिस्को में स्टील का उत्पादन कब हुआ था? स्टील का उत्पादन 1912 से होने लगा, लेकिन बोलेगा टिस्को की स्थापना जो हो गई थी, शुरू कर दी गई था 1907 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो जमशेदजी टाटा, मतलब वो झारखंड के क्या नाम है उसका, सिकचा नामक जगह पर, सीकचा। इनमें से कौन सा कपड़ा 18वीं शताब्दी ईस्वी में प्रचलित था? तो छीट वाला, मलमल वाला, जामदानी, सब फेमस था, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किया हुआ था 1786 में, भाप इंजन, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, ठीक है। बंगाल का तांती समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध था? बुनकर के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए भाई? बुनकर, तांती समुदाय, ठीक है। पुराने शहर के बिगड़ते हालात को क्या हुआ, देखकर क्या किया गया? तो सुधार योजना चलाया गया, और क्या चलाया जाएगा? चिप्पी नगर नामक कारीगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते थे? तो कौन सा कार्य करते थे भैया? तो ये काम करते थे कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का कार्य करते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में नालियों का क्या किया जाता था? तब बंद किया गया था, ठीक है, नालियों को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फुल पत्तियों वाले छोटे छापे वाली कपड़े क्या कहते थे? छीट कहते थे। क्या कहते थे भैया? छीट कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी में की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी, मतलब इसको चलने लगा था 1912 में, शुरुआत किया गया था 1907 में। दिल्ली में वास्तुकार कौन थे? दिल्ली के वास्तुकार जो था वो दोनों था, अडवर एटलेंस लुटियंस लिखा रहता है, तो लटेंस, हाँ वही लुटियंस और बेकर था। तो लुटियंस, ऐसे भी लुटियंस शहर कहा जाता है, लुटियंस शहर कहा जाता है दिल्ली के वास्तुकार को। विभाजन के समय कौन कौन से नगर बनाए गए थे? विभाजन के समय नगर बनाए थे कौन सा? लाजपत नगर और तिलक नगर, दोनों बनाया गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान कौन सा हथियार सबसे प्रसिद्ध? तलवार इनका प्रसिद्ध था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में कितने हवेलियाँ थी? तो 100 हवेलियाँ थी, ठीक है। बिजली एवं चुंबकत्व आविष्कार का निम्नलिखित में कौन सा था? तो बिजली और चुंबक का आविष्कार जो किया था माइकल फैराडे ने किया था, आप लोगों को पता है, जिसने माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है, बिजली और चुंबक का आविष्कार। एक हवेली में कितने सदस्य होते हैं? एक हवेली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, एक दो तरह है। सार्वजनिक कमरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सार्वजनिक कमरे का इस्तेमाल सबके लिए इसलिए होगा, पुरुषों के लिए, सार्वजनिक कमरे में पुरुष लिए, सिर्फ लड़के उड़के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, ठीक है। हवेली के कमरे में क्या होता है? तो वहाँ फर्नीचर बहुत कम होते हैं, मतलब हवेली रहता है, पूरा खुला रहता है, ठीक है ना। आगे चलिए, नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, आप सभी पता होना चाहिए। रायसीना पहाड़ी वही अरावली का ही भाग है, ठीक है। हवेली क्यों बेकार हो गया था? तो बहुत सारे मुगल इमारतों को संभालने की हालत नहीं थी, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सब है जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वो गोदाम बन गए थे। नए उभरते व्यवसायों के नियंत्रण में चली गया था, मतलब अंग्रेज उसको कब्जा कर लिए थे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, सब हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा। सुधार योजना किसने चलाई थी? तो रॉबर्ट क्लार्क ने चलाया था सुधार योजना, ठीक है। पालामाऊ और अगरिया किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो पालामाऊ अगरिया जो थे वो किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो लौ प्रगलन से जुड़े थे, ठीक है, पालामाऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक प्रकार के छापेदार सूती कपड़ा था, कौन सा था? तो छापने वाला तो तीनों था, ठीक है, बंडना, कोसा, सिड्ज, ठीक है, तीनों था। लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी? लाहौर 1888 में बनाया गया था। महिला जाति एवं सुधार वेद समाज की स्थापना आ जाएंगे। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हम लोग, वेद समाज की स्थापना मुंबई, मद्रास, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हो जा रही है? तो इनकी मृत्यु हो जा रही है 1833 में मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। व्यापार एक महाजनी से जुड़ा एक जाति क्या कहलाता है? तो बिजनेस जो कहता था उसको वैश्य बोलते थे, और शूद्र उससे नीचे थे। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार क्या बोलते हैं, जाति का था, चार जाति बांटा गया था, किससे? ग्रंथों से बांटा गया था। सती प्रथा का रोक लगा दिया गया था 1829 ईस्वी में, कौन लगाया था? विलियम बेंटिक लगवाया था, राजा राममोहन राय के कहने पर, ठीक है। ब्रह्म समाज के स्थापना का संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। इसका बोले थे कि ब्रह्मा जी से मिलना होगा तो जो राजा होगा वही, मतलब मन से जो राजा होगा वही मिलेगा राजा मोहन राय से, ठीक है। आगे चलिए, राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1772 में। कब हुआ था? 72 में। ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। कब हुआ था? 1827 में, ज्योतिराव फूले। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखा था? तो किसने लिखा था भैया? ऑप्शन जगह ताराबाई सिंधे लिखी थी। कौन लिखे थे? ताराबाई सिंधे ही लिखे थे, ठीक है। ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्राह्म समाज की स्थापना हुआ था
1830 नहीं होगा भैया, ये गलती दिया ऑप्शन, बिल्कुल गलत दिया। 1800 बिल्कुल हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं, 1828 में हुआ था, ठीक है, 1828 में, याद रखिए कि यही सही होगा, 30 नहीं होगा, 1828 में हुआ था, ठीक है, कन्फर्म एकदम। आप कहिएगा तो आपको बुक में से दिखा देंगे, ठीक है। वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? वेद समाज की स्थापना जो हुआ था, वेद समाज की स्थापना हुआ था 1864 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। विधवा विवाह आएगा तो पिछले जब थ्योरी क्लास करा रहे तभी बोले थे, जैसे विधवा विवाह दिखेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर फटाक से मार दीजिएगा, ठीक है। विधवा विवाह की अनुमति कब मिला था? देखो, विधवा विवाह की अनुमति मिली थी 1929 ईस्वी में। कब मिला था? सॉरी 1856 में, सॉरी वो तो क्या बोलते हैं उसको, बाल विवाह का 1929 में, ठीक है। तो विधवा विवाह 1856 ईस्वी में, और सती प्रथा 1829 में, ठीक है। यहाँ लिखा गया वीरशैलिंग जो पुलुंगु तेलुगु के जो तेलुगु इलाके के रहने वाले थे, वो किसका समर्थन में संगठन बनाया? तो वो समर्थन में संगठन बनाया, बोले कि विधवा विवाह की अनुमति के विरोध में उन्होंने बनाया, कि वो चाहते थे कि विधवा विवाह नहीं हो, है ना। आर्य समाज के संस्थापक थे, बोलते बार बार बताएं आप लोग ट्रिक, आर्य कम जब भी आएगा तो क्या कीजिएगा, आर्य को दया नहीं आती है, इसका मतलब क्या होता है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद ने कौन सी समाज की स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया। और कब किया था आर्य समाज की स्थापना? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। कब किया? 1875 में, ठीक है। आर्य को दया नहीं आती है, 75 में बोलते रहिए, लेकिन दया नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित रमाबाई का योगदान था। पंडित रमाबाई जो थी वो क्या की थी? विधवा विवाह गृह बनाई थी, किसके लिए? महिलाओं के लिए, पंडित रमाबाई। बाल विवाह निषेध, यही था 1929 ईस्वी में, बाल विवाह निषेध 1929 में, याद रखना। संतानी आंदोलन किसने चलाया था? याद रखना, घासीदास, सतनामी, सॉरी संतानी बोल रहे हैं, सतनामी आंदोलन घासीदास। आगे चलते भैया, गला सूख जा रहा है बीच बीच में। ब्रह्म समाज के स्थापना संस्थापक कौन थे? तो अभी बोले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में किए थे, ठीक है। घासीदास सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया था? तो किन लोगों को संगठित किया था? चमड़े पर काम, मतलब चमड़े का मतलब चमार लोग जो थे, चमड़े काम करने वाले निम्न जाति वाले। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो 1800 दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना था। आर्य को दया नहीं होती, 75 बोलते रहिए, 1875 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज बार बार बोल दिए, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए क्योंकि आ सकता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में मृत्यु होगी। परमहंस मंडल के गठन कब और कहाँ हुआ था? परमहंस का गठन हुआ था मुंबई में 1840 ईस्वी में। पहले बात था परमहंस मुंबई में, और 1840 ईस्वी में। ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में, अभी बताया, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने किया था, ठीक है। नारायण गुरु तो ये केरल के थे, काफी फेमस थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बता ही दिए कैसे विधवा विवाह से संबंधित। निम्नलिखित में से पेरियार नाम से कौन फेमस थे? तो पेरियार से फेमस थे ये कौन सा? ईवी रामास्वामी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 67। तो 6-7 बार प्रार्थना कीजिए, 1867, तो 6-7 बार डेली प्रार्थना कीजिए कि भैया हमको जिस भी एग्जाम में देने जा रहे हैं उस एग्जाम में सफलता मिल जाए, ठीक है। तो 6-7 बार प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, ठीक है। पूर्वी बंगाल के चंडाल, देखो बंगाल में जो जाति थी चंडाल थी, पूरे उत्तर भारत में था चमार जाति था, डोम दक्षिण बिहार में था। ये सब चीज़ हम पढ़ाए हुए आप लोग को थ्योरी में, नहीं पढ़े होंगे तो देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में, ठीक है। पूर्वी चंडाल जो था, काश्तकारी का आंदोलन किसने कराया था? देखो क्वेश्चन उसमें बताया था, काश्तकारी जो था अधिनियम कब पारित हुआ था? कमेंट करके जरा बताना, तो पढ़े होंगे तो आप जरूर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सोचेगा? हरिदास ठाकुर ने। चंडाल काश्तकारियों का आंदोलन किसने चलाया? तो हरिदास ठाकुर ने, ठीक है। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने? तो केरल जैसे आ जाएगा तो कौन मार दीजिएगा? एकदम मार दीजिए नारायण गुरु, ठीक है। केरल नारायण गुरु, यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन नारायण गुरु कंफर्म हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। विधवा विवाह की अनुमति कब मिला? तो 1929 ईस्वी में विधवा विवाह की, बार 1929 बोल रहे, विधवा विवाह नहीं, बाल विवाह का 1929। विधवा विवाह 1856, ठीक है, याद रखिएगा 1856, ठीक है। विधवा विवाह कौन सा था? 1856। देखो विधवा विवाह जब बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ जा रहा बाल विवाह, तो वो 1929 में था। विधवा विवाह जो था ना वो 1856 में, याद रखना, ठीक है। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? देखो अमेरिका क्रांति हुआ था 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 में, इसी दिन को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। और 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति होगी। जब पढ़ाऊंगा विश्व इतिहास तो उसमें डिटेल से बताऊंगा, घबराना नहीं है, आएगा उसका भी वीडियो आज ही आ जाएगा, हो सकता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833 में। राजा राम मोहन का जन्म, सॉरी मैं मृत्यु, देखो देख रहा है इतना जल्दीबाजी में पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन है गलती पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जन्म का पूछ रहा है तो 72 में, मृत्यु को पूछेगा तो 33 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर भी यहाँ ऑप्शन गड़बड़ दिया, देखो ऑप्शन बार बार आ रहा है, थोड़ा सा उसको मिला लीजिएगा आप, ठीक है। मेरे हिसाब से 1828 में, क्योंकि थ्योरी वाले बुक में मैंने जब उसमें पढ़ाया था तो उसमें एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ाया था तो उसमें देखा था 1828 ही लिखा हुआ था, लेकिन ये जब दे रहा है 1830 तो थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा आप भी थोड़ा कमेंट करके कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। आंसर आपको बुक में खोजना है, बुक में खोज के आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्या 1828 को हुआ था या 1830 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, स्त्री पुरुष की तुलना अभी पढ़े लोग किसने किया था? तो ताराबाई शिंदे,
विधवा विवाह की अनुमति का कानून, जैसे विधवा विवाह आएगा, कहाँ मरिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किन परिवारों में आज की लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, किन परिवारों में, तो अमीर, मध्यवर्गीय, गरीब। गरीब में आज भी स्थिति सही नहीं है। पूना में एक विधवा गृह किसने बनाया था, विधवा गृह की स्थापना तभी पढ़े लो पंडित रामाबाई। बाल विवाह निषेध 1929, ठीक है। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियों की विशेषता क्या है, तो बालिग होने पर किसी भी जातीय समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, वे नौकरियां करती हैं, लड़कियां स्कूल जाती है, सब हो जाएगा। गुलामगिरी जैसे आएगा तो गुलामगिरी भैया ज्योतिराव फुले मार दीजिएगा, गुलामगिरी जैसे आएगा तो ज्योतिराव फुले। और इनकी गुलामगिरी जो किताब था ना, इसकी तुलना किया गया था अमेरिकी निगरों से, ठीक है, जो अमेरिका के थे, जो वहाँ भी गोरे काले का भेदभाव को दूर करने के लिए जो आंदोलन लड़ रहे थे, उनसे तुलना किया था। सतनामी आंदोलन किससे संबंधित है, तो सतनामी घासीदास, ठीक है। परमहंस मंडल के स्थापना एक तो मुंबई में 1840 में, ठीक है। परमहंस मंडल का उद्देश्य निम्नलिखित में से था, क्या था भैया, तो इसका उद्देश्य था जाति व्यवस्था को समाप्त करना। किन परिवारों में आज की लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, तो गरीबी परिवार में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना कितने बार करना, 6-7 बार डेली, तो 1867 में, ठीक है। 6-7 मतलब 6-7 याद रखना, 6-7 बार प्रार्थना करना डेली, ठीक है, तो 67 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे भैया, तो स्वामी परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, तो विवेक किस में होगा, है ना, इंसान में तो आजकल विवेक था नहीं, तो किस में होगा, राम जी में होगा, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रुई किस पौधे से प्राप्त होता है, तो रुई जो होता है कपास से मिलता है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आर्य को क्या आती है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ठीक है। निम्नलिखित को असत्य कौन सा था, तो असत्य ढूंढना, इसमें से मध्य समुदाय आंध्र प्रदेश, महार समुदाय महाराष्ट्र, दुबला समुदाय असम, तो यही हो जाएगा, दुबला समुदाय जो है असम नहीं है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो बोले कि आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, और आर्य को दया नहीं है, 75 बोलते रहिए, 1875, ठीक है। किसके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, राजा राममोहन राय के प्रयास से लगाया गया था, और विलियम बेंटिक जो मतलब कानून लाया था 1829 में। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो भागना नहीं है भैया, अपना लगभग हम लोग पहुंच ही गए लोग कंप्लीट करने के करीब में, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, हमको लग रहा है 100 क्वेश्चन और बचा होगा, तो लगे रहिए, आज कंप्लीट करके ही छोड़ा जाएगा। राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज के नाम से एक संगठन बनाया था, कहाँ बनाया था, तो कोलकाता में बनाया था, याद रखना, ठीक है। गुलामगिरी किसका है, तो भाई ज्योतिराव फुले का है, अभी बताया। अभी आर्य समाज के संस्थापक आर्य जो हैं दयानंद सरस्वती 1875। परमहंस मंडली जो होगा किससे संबंधित है, तो जाति व्यवस्था से संबंधित है परमहंस मंडली, ठीक है ना। निम्न जाति के नेताओं के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, जो 1833 में गुलामगिरी, तो वही हो जाएगा ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी जैसे आएगा, तो किसके प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, तो किसके प्रयास से लगाया गया, तो भैया राजा राममोहन राय के 1829 ईस्वी में। बाल विवाह 1929 जैसे आएगा, बाल विवाह निषेध 1929 रट लीजिएगा, है ना। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किसने किया था, तो किसने किया था भैया, तो राजा राममोहन राय। विधवा ना, विधवा में आ जाएगा, है ना, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय। विधवा ऐसे तो होना चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर नहीं दिया है तो राजा राममोहन राय, ठीक है। बाल विवाह निषेध 1929 में, ठीक है ना। गुलामगिरी, है ना, ज्योतिबा फुले। देखो ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन का देखो बदला हुआ है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक 1873 ईस्वी में किसने लिखा, ज्योतिराव फुले ने लिखा। फिर क्वेश्चन पूछेगा 1873 ईस्वी में जो ज्योतिराव फुले द्वारा कौन सी किताब लिखा गया था, तो गुलामगिरी लिखा गया था। क्वेश्चन बदल लिखा रहा है, तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। देखो दो तरह का दिया है, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, नरेंद्र दत्त नाथ या नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, नौ पहले आएगा, बाद में 2 आएगा, तो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 65 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, तो आर्य को दया नहीं आते, 75 बार बोलते रहिए, यानी 1875, ठीक है। ब्रिटिश काल में कौन गैर ब्राह्मण आंदोलन के संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सभी कथन का सही होगा। इनका पेरियार नाम से जाना जाता था, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किए थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक भैया, ये सीधे एनसीईआरटी की किताब में से उठा लिया गया है, ये सर है ना। ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। सती प्रथा का पर रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था, ठीक है। किसके कहने पर, राजा राममोहन राय के कहने पर, ठीक है। 9 नंबर चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब लगाया गया था, तो भैया याद रखना 21 मार्च को लगाया गया था। इसी दिन 21 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885, याद रखना। पावर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था भैया? इसमें ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा। 1885, ये गलती लिख दिया है। क्या होगा? 1885, सुधार लीजिएगा, कर दीजिएगा 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, आगे चलो। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अशोक आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। अगला किधर गया भैया? भाग कह रहा है इधर। 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू किया था। कब लागू किया था? तो ये लागू किया था 1883 में। और ये लागू जो किया था ना, रिपन लागू किया था, लेकिन चुट्टा जो था सब अंग्रेजों ने और सब हल्ला करने लगा सब इस इल्बर्ट बिल के। क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल के तहत भारतीय लोग भी अंग्रेजों को, मतलब भारतीय लोग भी जज बन सकते हैं, सिंपल समझो। ठीक है, आगे चलो। सामान्य कमीशन भारत कब पहुंचा? क्वेश्चन लिखा है कब पहुंचा, तब पहुंचा था 1928 में। इसको भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, एक बार अपने बुक में जांच कीजिएगा। साइमन कमीशन लागू हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन आयोग जो बना था 1927, भारत में आया था 1928 में। ठीक है, सोना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सोना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन के समर्थन मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बिल्कुल किया था, 1 नंबर का चुट्टा था सब मुस्लिम लीग वाला। ठीक है, विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। अलग निर्वाचन की मांग तो किया ही था, सब सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता में लीग में के बीच में संपन्न हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, लीग और कांग्रेस। हाँ, लखनऊ समझौता में एनी बेसेंट के कहने पर ये सब मिल गया था, तो सब सही है। जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनका उम्र था 23 साल मात्र उम्र था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस शहर में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। दिन कौन था? तो काल बैसाखी दिन था। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस में क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था, याद रखिए। 1917 में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कब कर रही है? तो 1925 में, याद रखने का। और अगर भारतीय महिला नहीं रहेगा तब पूछेगा, तब हो जाएगा एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, एनी बेसेंट थी, अध्यक्षता की थी 1917 में। ठीक है, अगला। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का राजगोपालाचारी होगा, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, सी नंबर। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आगे चलिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, उसी का अगले साल हो गया था 1906 में। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो इसके द्वारा मनाया गया था, याद रखना, आज़ादी जब हम लोग हुआ था 15 अगस्त को, उससे राइट 1 साल पहले 15 अगस्त को ही आइए 1946 में, लेकिन 15 अगस्त छोड़ दीजिएगा, एक आगे बढ़ जाइएगा, 16 अगस्त 1946। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था। किसके द्वारा? तो जिन्ना थे, कोनो काम का नहीं था ना। हालांकि मैं एक जगह इतिहास में पढ़ा हूँ कि जिन्ना जो होता ना, वो सुअर की मीट खाता था। अब अगर इससे बहुत सारे बच्चों को अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कहिएगा, तो मैं उसको दिखाऊंगा। मैंने उस जो बुक में पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था इतिहास की किताबों में, कि वो मुसलमान नहीं था। ठीक है, नाम था मुसलमान, नाम का मुसलमान था। ठीक है, अंग्रेजों का पूरा मतलब फुल सपोर्टर था। ठीक है, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? किसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था? तो आर्म्स एक्ट जो पारित किया गया था ना, 1875 के आसपास में पारित किया था, 1878 में आर्म्स एक्ट। किसने पारित किया था बताइए, तो आप कमेंट करके जरा बताइएगा, तो किसने पारित किया था? आर्म्स एक्ट हो गया, या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया था? ये सब एगो बहुत खचड़ा अंग्रेज था। ओकरा बाद रिपन आया तो सब किस सुधारा। ठीक है, 1885 ईस्वी में कितने प्रतिनिधि बम्बई, मतलब पहला जो कांग्रेसों सबका अधिवेशन हुआ था, पहली जो बैठक हुई थी, उसमें 72 लोग भाग लिए थे। कितने लोग? 72 लोग। देखो, प्रस्तावित था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, प्लेग बीमारी फैल गया, तो भाग के चले गए लोग कहाँ? बम्बई में, है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय एक स्कूल था, उसमें गया लोग। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने हुआ था? तो किस वायसराय ने, याद रखना, बंगाल विभाजन का बहुत बढ़िया तरीका याद करने का, कर्जन ने किया था। कर्जा लिया हुआ था, इसीलिए बंगाल को बांट दिया था। मतलब एक ट्रिक बता रहे, कर्जा लिया हुआ था, बंगाल को बांट दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ठीक है, आगे चलो। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है भैया? ध्यान से देखना, सही नहीं है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय था जॉर्ज कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया, यही गलत है। उड़ीसा का मिला दिया, उड़ीसा तो इधर था, पश्चिम में था, उधर पूर्वी थोड़े गया। ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा। स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? ये तो रटा रटाया बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, इसे हम ले करेंगे। आगे चलिए। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य पर विचार कीजिए। अब इसमें खोजना असत्य। ठीक है, पहला लिखा हुआ है साइमन कमीशन कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल सही है, नहीं था, इसलिए तो इसका विरोध हो रहा था।
कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी से 30 ईस्वी में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही है। रावी नदी के तट पर ये कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराए थे। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नहीं भैया, इनके द्वारा नहीं किया गया था, रास बिहारी बोस थे, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और कैप्टन मोहन सिंह, अगर बढ़िया से पूछे तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। सर ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत, वही खोज रहा था तो वही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड फोर्ड मत बोलिएगा इसको, है ना, बोलना पड़ रहा है क्योंकि लिखा हुआ है ना। इसको अगली बार से मैं बोलूंगा अपने पार्टनर को, भाई साहब इसको लॉर्ड फोर्ड मत लिखना, डायरेक्ट इन लोगों का नाम लिखो। कर्जन के बंगाल विभाजन कब किया? तो 1905 में किया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण था? तो कारण ढूंढते हैं। अंग्रेज द्वारा खलीफा का बहुत सख्त संधि थोपना भी सही है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड नहीं, पहले का कारण हो जाएगा सही, ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, अभी बताएं। भगत सिंह के अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोजाबाद कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कौन सा बोल रहा है, यानी कि आपका HSRA की स्थापना कब करते हैं? तो 1928 में करते हैं। कब करते हैं भैया? 1928 में, याद रखने का। ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिया हुआ बुक में, आप सभी को पता होना चाहिए। अब आ गया स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ था। तो स्वतंत्रता बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कर दिया गया था 1950 ईस्वी में, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दिया? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा। तेलुगु भाषा हित के रक्षक के लिए आंध्र प्रदेश के भूख हड़ताल पर कौन बढ़ गया था? तो बढ़ गया था पट्टू श्री रामालू, ये गांधीवादी नेता थे, है ना। भारत में पहली, है ना, 56 दिन अनशन बैठने के बाद इनकी मृत्यु भी हो गया था, आगे आएगा तो बताएंगे उसमें। भारत में पहली स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो जोड़ लेना 60वीं वर्षगांठ मना आज़ादी से कब मनाया गया था? तो 15 अगस्त 2007 को, ठीक है। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है भैया? तो इसमें से हिंदू धर्म की वरीयता सही ये नहीं है, ठीक है। तेलुगु भाषियों को हित की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल पर कौन बैठा था? पट्टू श्री रामालू कोलू, ठीक है। ये दे कर, रक्षा और विदेश के मामले में जैसे विषय डैश के अंतर्गत आता है तो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। संघ सूची में आता है। टैक्स कौन लेता है? संघ सूची, सॉरी भैया, संघ सूची, कर, रक्षा और विदेश मंत्रालय, सब संघ सूची, क्योंकि राज्य का मतलब है ये नहीं, राज्य वाल देखो, संघ सूची, समवर्ती सूची और ये तीनों सूची जो होता है इसका अलग अलग है। संघ सूची उसको बोलेंगे जिसके केंद्र का पावर है, राज्य सूची स्टेट के पास रहता है, और समवर्ती सूची दोनों के पास रहता है, ठीक है, दोनों मिला रहता है, ठीक है। आगे चलो। इंडोनेशिया में बारडूम सम्मेलन में विश्व में कितने देश में शामिल हुए थे? तो 29 देश शामिल हुए थे, लगभग 29 देश शामिल हुए, ठीक है। डैश गठन का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। 1956 का दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर डिपेंडेंट था, ठीक है। अब पहला था कृषि पर। विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी स्थित है कहाँ पर? दिल्ली, ये मुंबई में, ठीक है। धारावी, ऐसे भी धारावी जो जगह है दिल्ली मुंबई से रिलेटेड है, ठीक है। वन और कृषि जैसे विषय किस में आते थे? वन एवं कृषि दोनों आ जाएगा, ये समवर्ती सूची में आ जाएगा, क्योंकि दोनों को होता है, राज्य का भी केंद्र का भी, ठीक है। उसमें दोनों का पावर, दोनों का हक होता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1945 में, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब। नया राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक, 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाल जनता के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मुक्ति वाहिनी, बहुत याद रखिएगा, मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था। वो क्या बोलते हैं उसको? बांग्लादेश की स्थापना के लिए, ठीक है, मुजीबुर रहमान। किस तिथि तक कई रियासतों को प्रशासनिक इलाकों के रूप में बनाए रखा गया था? किस तिथि तक? तो भैया याद रखिएगा हम लोग को 15 अक्टूबर 1955 ईस्वी तक, ठीक है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान किसको बोलते हैं? भारतीय संविधान के पिता, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि वही लिखे थे। मसौदा समिति का अध्यक्ष, मसौदा मतलब होता है कि लिखने वाला, तैयार करने वाला, तो भीमराव अम्बेडकर ही हो जाएंगे। भिलाई स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो भिलाई स्टील 1952 में हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन अब आते हैं 1830 से 1947 में। अभी पढ़े लो, सत्र अधिनियम जो था, मैंने हथियार का जो अधिनियम था, वो कब लागू किया गया था? 1878 में। कब लागू किया था? 1878 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उसी समय भी पारित किया गया 1878 में, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और सत्र अधिनियम दोनों एक ही से पारित किया गया था, लेकिन किसने किया था? मैं पूछा था आप सभी से, है ना। आशा करता हूं कि आप सभी कमेंट में बता दिए होंगे कि ये कब किसने किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी, और क्या बोलते हैं इसको, सत्र एक्ट भी। मतलब सत्र एक्ट के तहत आप बंदूक नहीं रख सकते अपने घर पे, है ना। कानून बनाया, बहुत पेचीदा कानून बना दिया था। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था भैया? गरीबी और गैर ब्रिटिश शासक पुस्तक तो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना, ठीक है। आगे चलो। इल्बर्ट बिल पेश किसने किया था? कब किया गया था? एक तो इल्बर्ट बिल पेश किसने किया था? रिपन ने किया था। और कब किया था? याद रखना, 83 में किया था। कब किया था? 1883 ईस्वी में। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो एक बाहरी हस्तक्षेप के बिना अगर काम कर रहे बढ़िया है तो लोकतंत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संप्रभु कहा, नहीं, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लोकतंत्र, ठीक है।
आगे चलेंगे, तिलक द्वारा संपादित मराठी समाचार पत्र कौन था? तो केसरी था। कौन सा था भाई? केसरी था, ठीक है, तिलक द्वारा। स्वराज्य मेरा जमशेद अधिकार किसने बोला था भैया? तो बाल गंगाधर तिलक, सब जानते हैं। नौरोजी लंदन में डैश बसे हुए थे। नौरोजी लंदन में क्या? एक व्यापारी और प्रचारक के रूप में बसे हुए थे, ठीक है। नरमपतियों की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि सत्य नहीं मानी जाती है? तो याद रखिए कौन सा सत्य नहीं मानी जाती है। पहला नंबर दिया है, नरमपति को भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली कठोर जाति संरचना और सामाजिक अन्याय को दूर करने में मदद की। नरमपति को लगातार प्रयासों के कारण भारतीय धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की धाराओं में क्या हुआ कि अवधारणाओं समझा। डी नंबर लिखा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है कि नेताओं का सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग नेताओं को बदला जा सकता है, ब्रिटिश पर भारी प्रभाव डाल सकता है। ये नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है? नहीं मानी जा सकती, ठीक है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? नेटाल कांग्रेस की स्थापना अगर पूछेगा तो किसने किया था? याद रखिएगा, इसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी। नेटाल कांग्रेस महात्मा गांधी, याद रखना, नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, अफ्रीका में किए थे भैया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था कब? 1945 ईस्वी में, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1920 में, थोड़ी हुआ यार, 1920 में, दूसरे 1939 में तो शुरू हुआ, 1920 में खत्म कैसे हुआ? 1945 में खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के ने नमक कानून कब तोड़ा? तो तोड़ा कब भैया? पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और शुरू किए थे 12 मार्च को, 12 मार्च को शुरू किया था चलना, और 1930 को पहुंच के वहाँ नमक कानून तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? और किसने किया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने किए थे। कहाँ किए थे? तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, क्योंकि पूना में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1905 में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? 1905 में, ठीक है। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखने का खान बहादुर, बादशाह खान, तो इसी को खान बहादुर गफ्फार खान बोला जाता है, ठीक है। इसी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक बोलते हैं, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के किस अधिनियम में पारित हुआ था? 1800 अभी पढ़े लो कि 78 में, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। किस वर्ष? 1878 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी? पूर्ण स्वराज की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू किए थे 1929 में ना। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? कर्जन ने, कर्जा लिया हुआ था इसलिए कर दिया, ठीक है। याद रखना कर्जन, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो भगत सिंह से है ना। लंदन डैश लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचारक थे, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। डैश को भारतीय द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, किसने दिया था? तो एल्बर्ट बिल ने दिया था। कब दिया था? और किसने दिया था? तो रिपन ने दिया था, लॉर्ड रिपन ने दिया था, लॉर्ड नहीं रिपन ने दिया था। किसी अध्यक्षता में कांग्रेस से पूर्ण राज्य का लक्ष्य किया गया था, तो किसने किया था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। बंगाल विभाजन के बाद शुरू किए गए आंदोलन कौन था? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का संपादक पत्रिका क्या नाम थी? तो केसरी नाम था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरमपंथी नेताओं के कुछ बिंदुओं के नीचे दिए गया। तो नरमपंथी नेताओं में जो था, नेताओं के परिपक्व विचारों के अच्छी तरह से वाकिफ थे, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या है? अधिकांश उदारवादी नेता न तो शिक्षित थे और न ही अच्छी जानकारी रखते थे, ठीक है। ये कथन जो है गलत है क्योंकि सब पढ़े लिखे थे, ठीक है।